नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और मेरे साथ सबा करीम है और आप देख रहे हैं रणयुद्ध में आज बात करेंगे रोहित शर्मा के उस प्लान के बारे में जिस प्लान की वजह से पाकिस्तान बैकफुट पर नजर आया, यानी कि एक ऐसा सरप्राइज वेपन रोहित शर्मा ने अपने तेज गेंदबाजों के तरफ से इस्तेमाल किया जिसका कोई जवाब पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पास नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि रोहित शर्मा बतौर कप्तान ऐसा क्या प्लान लेके आया जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर था। कौन सा वो लेंथ थी जहां से भारतीय गेंदबाजों को ज्यादा फायदा मिला, बनस्पत इसके कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज रफ्तार के मामले में भारत से कहीं ज्यादा आगे थे, लेकिन क्या एक ऐसी स्किल थी जिसके दम पर भारतीय तेज गेंदबाज पाकिस्तान को 20 ओवर की क्रिकेट में ऑल आउट करने में कामयाब रहे। 10 के 10 विकेट भारतीय गेंदबाजों के खाते में गए और ऐसे में अब सवाल बड़ा यह है कि स्किल ज्यादा काम आती है या आप स्पीड के भरोसे रहकर मैच जीत सकते हैं। स्पीड ने भी अपना काम किया, स्पीड ने काम इस तरह से किया कि मैच 20 ओवर तक चला गया और भारतीय टीम को खासा संघर्ष करना पड़ा मैच जीतने के लिए। लेकिन अंत में कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, हिंदुस्तान ने मैच जीता, हार्दिक पांड्या हीरो बनकर सामने आए। लेकिन आज हम हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी पर नहीं बल्कि उनकी गेंदबाजी पर बातचीत करेंगे और साथ ही उस प्लान के बारे में बात करेंगे जो इस पूरे एशिया कप के दौरान आपको ज्यादातर बड़ी टीमों के खिलाफ यह प्लान नजर आ सकता है, यानी कि जो सरप्राइज वेपन के तौर पर बाउंसर को इस्तेमाल किया, हार्ड लेंथ पे लगातार भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी की। आज उसी मुद्दे पे चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सबा करीम है, साथ ही राजकुमार शर्मा और रितेंद्र सोडी भी अब जुड़ेंगे। लेकिन सबा भाई, आपके हाथ में गेंद है, अक्सर आप बॉल को पकड़ते रहे, लेकिन बॉल आपके हाथ में आते आपका भी मन कर रहा होगा जिस लेंथ पे भारतीय तेज गेंदबाजों ने गेंदबाजी की उस लेंथ पे दो हाथ तो आजमाया जाए। कम से कम आप भी चाहेंगे इस लेंथ पे जरा बैट्समैनों को पीछे ढकेला जाए। देखिए, सबसे बड़ा काम गेंदबाजों के लिए ये होता है कि ये समझना, ये परखना कि आज की जो विकेट है, इस मैच की जो विकेट है, यहाँ पर कौन से लेंथ पर आपको बॉलिंग करनी होगी। अब हमने देखा भुवनेश्वर कुमार ने शुरू किया, वो स्विंग गेंदबाज हैं पर कल कुछ भी उनको स्विंग मिल नहीं रही थी, इसीलिए उन्होंने बहुत जल्दी लेंथ में परिवर्तन किया और इसी वजह से उन्होंने सरप्राइज किया बाबर आजम को। वो बाउंसर डाली, उन्होंने पुल करने का प्रयास किया, ठीक प्रकार से पोजीशन में थे नहीं, टॉपेज लगा और आउट हो गए। उसी प्रकार से हार्दिक पांड्या ने जो सारे के सारे विकेट्स लिए वो सब के सब हार्ड लेंथ या तो फिर बाउंसर पर ही लिया। और बाउंसर करना तो आसान होता है और बाउंसर की गति के साथ साथ किस डायरेक्शन में आप बाउंसर डाल रहे हैं, हार्ड लेंथ का डायरेक्शन क्या है। अगर आप हार्ड लेंथ डाल रहे हैं और इतनी जगह मिल रही है बैट्समैन को ऑस्ट्रम के बाहर तो वहां पर आपके ऊपर शॉट लग जाएंगे। पर हार्ड लेंथ में अगर आप डाल रहे हैं तो शरीर की तरफ आना चाहिए, हाँ, ताकि आपको मौका ना मिले, जगह ना मिले शॉट लगाने के लिए। तो वही कल के मैच में देखने को मिला। हर एक बॉलर ने कुछ वही प्रयास किया। अगर बाउंसर भी डाल रहे थे तो टुवर्ड्स द बैट्समैन डायरेक्शन काफी अच्छा था और जो हार्ड लेंथ भी सभी गेंदबाजों ने डाली, विशेष करके हार्दिक पांड्या ने, वो सब के सब शरीर की तरफ थी। तो जगह मिला नहीं, समय मिला नहीं बल्लेबाजों को शॉट खेलने। रिजवान को कैसे आउट किया, फिर से वही किया जो पीछे गए जी, बाउंसर डाली, क्रैम किया, ये वाला रैम शॉट खेलने गए, पर चूंकि जगह मिली नहीं थी थर्ड मैन को उसी प्रकार से पोजीशन किया था। और वो देखिए फील्डिंग की पोजीशन कितनी अच्छी रही थी, थर्ड मैन थोड़ा बहुत फाइन था, फाइन लेग भी थोड़ा बहुत फाइन रहा, उसी वजह से यहाँ पर मौका मिला भारतीय बिन गेंदबाजों को। तो सबसे बड़ा काम, जैसे कि मैंने कहा, कि ये होता है कि आपके इस जो मैच का जो विकेट है इस पर कौन से लेंथ पे बॉलिंग करना और फिर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना। कल मैच में यही भारतीय गेंदबाजों ने किया। क्योंकि हार्ड लेंथ की गेंदबाजी की बात हो रही है, सबा भाई आपके हाथ में बॉल है। आमतौर पर हमने T20 फॉर्मेट में व्हाइट बॉल के साथ देखा, जब आप बाउंसर माने जाते हैं अक्सर आप क्रॉस सीम पकड़ लेते हैं, बट इंडियन गेंदबाजों को ज्यादातर मैं सीम पोजीशन देख रहा था, किसी ने बहुत ज्यादा ग्रिप नहीं चेंज की, जिसकी वजह से वो जो स्लांट आप कर रहे हो, जो आप क्रैम्प करने की बात कर रहे हैं, क्या इस वजह से वो गेंद अंदर लाने में भी कामयाब रहे, यानी आपका रूम क्रैम्प हुआ? क्योंकि आपका एक तो बाउंसर अच्छा था, दूसरा बॉडी पे था, तो क्या ये सीम पे बाउंसर मारना भी एक अलग तरीके की प्रैक्टिस थी जो कल नजर आई है? जनरली क्रॉस सीम आप तब ट्राई करते हैं राजीव, कटर्स करने के लिए तब ट्राई करते हैं जहां पर विकेट थोड़ा बहुत ग्रिप कर रहा है। कल का विकेट उस प्रकार का था नहीं, इसी वजह से इंडियन पेस बॉलर ने प्रयास यही किया कि वो अपराइट सीम के साथ वो हार्ड लेंथ डालें या फिर बाउंसर भी डालें तो सीम पोजीशन पर ही डालें, जिसका फायदा मिला है। और अगर आप सीम पोजीशन पर डालेंगे तभी गिरने के बाद बॉल अंदर आएगी, जो कि कल के मैच में हमें देखने को मिला। तो हमारे गेंदबाजों का डायरेक्शन काफी अच्छा था, अपराइट सीम पोजीशन के साथ उन्होंने हार्ड लेंथ पे बॉल डाली, बाउंसर किया, जिसका फायदा भारतीय सीमर्स को मिला। और ऐसी बात नहीं है कि भारतीय सीमर्स के पास गति नहीं है। हार्दिक पांड्या 140 के ऊपर डाल रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार भी कोशिश कर रहे थे, भुवनेश्वर कुमार की भी स्पीड बढ़ गई है, अर्शदीप सिंह ने भी करीब 135 से 140 के बीच में गेंदबाजी की, आवेश खान की भी स्पीड 140 के ऊपर है।
तो स्किल के साथ साथ गति भी है, और इसी वजह से परेशानी हुई पाकिस्तान के बल्लेबाजों को। क्योंकि आपने सही हार्ड लाइन से बॉलिंग की, इसीलिए अंतिम के 5 ओवरों में भारत ने 5 विकेट लिए और करीब 40 से 45 रन दिया। वहीं से मैच जो है वो पलट गया। एक बड़ा सवाल आ रहा है, फिर हम राजकुमार सर और रितेंद्र सिंह सोढ़ी के पास भी चलेंगे। सवाल है अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी को, आप क्योंकि एक बड़ा मैच वो खेल रहे थे, कैसे आप रेट करेंगे उनकी गेंदबाजी को? बहुत कुछ इंप्रूव करने को अच्छा लगा कि बहुत बड़े मैच में उन्होंने प्रेशर में ठीक प्रकार से गेंदबाजी की। अंतिम के 1 ओवर में उन्होंने जो छक्का वो जो बॉल डाल दी उसकी जरूरत थी नहीं, पर कमबैक काफी अच्छा रहा, यॉर्कर लेंथ डाली। और ये बहुत बड़ा मैच है यंगस्टर के लिए, पाकिस्तान के विरुद्ध आकर सही लेंथ पर गेंदबाजी करना, पावर प्ले में भी और फिर अंतिम के ओवर्स में भी उतना आसान होता नहीं है। पर अर्शदीप ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, और आने वाले समय में जितना मौका मिलेगा अर्शदीप को जो वेरिएशन है और सामने आएगा। उसके साथ साथ उनके पास हाइट है, तो हाई रिलीज है उनका, उसके साथ साथ वो बाउंसर का भी उन्होंने प्रयोग काफ़ी अच्छे प्रकार से किया। चलिए राजकुमार शर्मा और रितेंद्र सोढ़ी को भी इस चर्चा में अब शामिल कर लेते हैं। रितेंद्र, क्योंकि हार्ड लेंथ की बात हो रही है यहाँ पर, और हार्ड लेंथ एक तरह से लग रहा है बहुत कठिन हो गया था पाकिस्तान के लिए। सरप्राइज किया इंडियन फास्ट बॉलर्स ने बाउंसर डाल के, क्योंकि 20 ओवर के क्रिकेट में पाकिस्तान को ऑल आउट करना, 5 बैट्समैन टॉप ऑर्डर के शॉर्ट पिच गेंदबाजी पे आउट हो गए। सरप्राइज वेपन के तौर पर बाउंसर को इस्तेमाल किया, और ऐसा लग रहा है पाकिस्तान प्रिपेयर नहीं था कि इस तरह के बाउंसर्स का इस्तेमाल इंडियन जो पेस बॉलर्स है वो करेंगे। जब भुवनेश्वर कुमार से बात हुई, जब पोस्ट इनिंग उनसे बात हुई, शानदार बॉलिंग करके वो बाहर आए, उन्होंने खुद बोला कि देखिए पहले उन्होंने कोशिश किया बॉल को स्विंग करवाने का, लेकिन जब उन्हें लगा कि इस विकेट में कुछ है, देयर इज समथिंग इन इट फॉर द फास्ट बॉलर्स, तो जैसे कहा जाता है हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, कि आपको अडेप्ट करना है जल्द से जल्द। और भारतीय टीम ने क्या कमाल का अडेप्ट किया। अगर आप हार्दिक पांड्या की बॉलिंग देखें, अर्शदीप की, आवेश खान की, देखिए इन्होंने बॉल को शॉर्ट ऑफ लेंथ रखा, वहां से मदद मिल रही थी। नॉर्मली आप गुड लेंथ पे बॉलिंग करते हैं और कोशिश करते हैं आगे खिलाने की, बॉल को स्विंग करवाने की, लेकिन वहां पे भारतीय टीम का जो प्लान था वो बिल्कुल बदल गया, विद ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। और जो प्लान था उसको इंप्लीमेंट क्या कमाल का किया है, 10 में से 10। क्योंकि जैसे हार्दिक पांड्या खुद कह रहे हैं कि बहुत जरूरी होता है कि आप अपने प्लान को अच्छा इंप्लीमेंट करें, सोचें, तो वो सोच नजर आ रही थी। तो मुझे लगता है भारतीय टीम की जो तैयारी थी, बहुत लोग बात कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ा मैच जीते हैं, बहुत दमखम दिखा है, लेकिन इसके पीछे एक नीति दिखी है, एक प्लानिंग दिखी है राहुल द्रविड़ की, तमाम टीम मैनेजमेंट की। तो जी हाँ, जो प्लानिंग की गई है उसको बहुत सराहनीय तरीके से ग्राउंड में उसका इस्तेमाल किया गया है, और हम बहुत बड़ा मैच राजीव जीते हैं। और सबसे अच्छी बात है, आपने अर्शदीप का अभी साबा से पूछा, देखिए कुछ मैचेस में आप बड़े होते हैं, यू ग्रो एज अ प्लेयर, तो अर्शदीप जरूर इस मैच में ही हैज ग्रोन अप, बिकॉज ऐसा प्रेशर मैच जब आप खेलते हैं तो आप नॉर्मल कोई भी मैच खेलेंगे वो आपको ठीक ठाक लगेगा। तो जी हाँ, भारतीय टीम को बहुत बड़ी मुबारकबाद, और अभी तो बहुत कुछ बाकी है एशिया कप में, बट द स्टार्ट हैज बीन वंडरफुल। राजकुमार सर, आप सरप्राइज हुए जिस तरह से भुवनेश्वर कुमार ने बाबर आजम को आउट किया शॉर्ट पिच पे, फिर बैक टू बैक 5 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज शॉर्ट पिच गेंदों पे आउट हुए, और ऐसा लग रहा था कि एक रणनीति बनाकर रोहित शर्मा अपने तेज गेंदबाजों के साथ गेंदबाजी करा रहे हैं। और वो जो फील्ड प्लेसमेंट की बात, सभा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात पकड़ी कि आप आमतौर पर हम बहुत स्क्वायरिश रखते हैं थर्ड मैन और फाइन लेग को, बट वी शेप पे हमने थर्ड मैन और फाइन लेग रखा हुआ था जहां पे कैचेस पकड़े गए। नहीं, देखिए राजीव, T20 क्रिकेट में आपके पास हमेशा प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी 1-2 ओवर मैच को बदल सकते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि 1-2 ओवर में आपको रन पड़े और आपकी टीम बिखर गई, तो वहां पे हमारे पास बहुत अच्छी बात है कि प्लान बी था। इनिशियली भुवनेश्वर कुमार जाने जाते हैं अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए, या वो विकेट टेकिंग उनकी बॉलिंग होती है, जो स्विंग से वो आउट करते हैं, कॉट बिहाइंड करते हैं, या स्लिप में आउट करते हैं, या एलबीडब्ल्यू करते हैं। लेकिन वंस ही फाउंड की बॉल बहुत ज्यादा स्विंग नहीं हो रहा है, तो उन्होंने दूसरे तरीके अपनाए और बहुत अच्छे से सरप्राइज किया बाबर आजम को। और जब बाबर आजम जैसा बल्लेबाज बाउंसर पे आउट हुआ तो भारत को लगा कि नहीं, वो हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और शॉर्ट पिच पे टेस्ट कर सकते हैं पाकिस्तानी बल्लेबाजों को, जहां पर उन्हें वीक पाया भारतीय गेंदबाजों ने। तो ये बहुत अच्छा प्लान भी था जो एग्जीक्यूट किया भारतीय टीम ने। और मैं मुबारक देना चाहूंगा रोहित को कि बहुत जल्दी उन्होंने इसको अडेप्ट किया और बॉलर्स ने उनको सपोर्ट किया कि आप एकदम से प्लान बी पर गए और वहां पर
बॉलर्स ने वही एग्जीक्यूट किया जो कप्तान चाहता था, और अच्छी फील्ड प्लेसमेंट्स की गई उसी के मद्देनजर। और पाकिस्तान की टीम जो बहुत ज्यादा टेक्निकली इक्विप नहीं है बल्लेबाजी में, तो वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई, क्योंकि वो देवर नॉट एक्सपेक्टिंग कि भारतीय गेंदबाज उनको बाउंसर से टेस्ट करेंगे। तो बहुत अच्छा ये प्लानिंग हुई और अच्छी स्ट्रेटेजी, और उसमें सबसे बड़ा मैं कहूंगा सपोर्ट बॉलर्स का रहा, जिन्होंने उस पॉलिसी को या उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा चारों ही फास्ट बॉलर्स को कि उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, और जो कप्तान ने या मैनेजमेंट कोच ने जो उनसे एक्सपेक्ट किया था वो डिलीवर किया उन्होंने। सभा भाई, क्योंकि भारत पाकिस्तान के अगर बैट्समैनों को हम एनालाइज करें, ज्यादातर बैट्समैन फ्रंट फुट पे कमिट होते हैं। हमने सबको देखा है कि आपका इनिशियल जो मूवमेंट है होता है वो आपका फ्रंट फुट पे होता है। क्या ये एक उसी पार्ट आप उसका देख रहे हैं कि आपके फास्ट बॉलर्स को कहा गया कि आप उनको बैक फुट पर रखें? क्योंकि बाबर आजम को भी हम देख रहे थे, इनिशियल मूवमेंट उनका आगे की तरफ था, जब उनको ढकेला गया पीछे, रिजवान हो फिर चाहे बीच में जिस तरह से इफ्तिकार को भेजा गया था बैटिंग करने के लिए। ज्यादातर बैट्समैन, क्या एशियन बैट्समैन की एक कमजोरी है कि आप हार्ड लेंथ अगर डालें तो शायद वो थोड़ा सा कंटेन हो जाते हैं? हमने भारत को भी यही प्रॉब्लम में देखा जब नसीम शाह और ध्यानी गेंदबाजी कर रहे थे। राजीव, ये बहुत कुछ निर्भर करता है विकेट के ऊपर। जैसे कि भुवी ने कल बताया था कि अगर विकेट में थोड़ी घास होती, थोड़ी मदद मिलती, तो हर एक जो हमारे सीमर्स हैं वो प्रयास यही करते हैं कि गुड लेंथ एरिया में बॉल डालें, वहां से बॉल को मूव कराएं या फिर सीम करवाएं। पर चूंकि कल विकेट में उस तरह का मूवमेंट नहीं मिल रहा था, इसी वजह से वहां पर परिवर्तन करना पड़ा भारतीय सीमर्स को लेंथ में, जिसका फायदा मिला। आने वाले समय में वो ये टैक्टिक्स में भी परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है अगर विकेट थोड़ा और हेल्पफुल रहेगा पेस बॉलर्स को। देखिए, अगर आप हार्ड लेंथ कर रहे हैं और आपके बॉल में गति है और अगर आपकी सही डायरेक्शन है, अगर बॉल आप शरीर के तरफ लेकर आ रहे हैं, अगर इनटू द बॉडी बॉल डाल रहे हैं, तो चाहे वो भारतीय बल्लेबाज हों या पाकिस्तानी बल्लेबाज हों या बाहर के बल्लेबाज क्यों ना हो, आपके पास समय मिलता नहीं है हाथ घुमाने का। देखिए, शॉट्स लगाने के लिए आपको थोड़ा बहुत स्पेस चाहिए होता है। अगर आप ऑफ स्टंप के बाहर स्पेस नहीं देंगे, ऑन साइड में स्पेस नहीं देंगे, तो फिर वो बल्ला घुमाने के लिए, बैट स्विंग के लिए, बैट स्पीड जनरेट करने के लिए आपके पास समय है नहीं। आपके बहुत ज्यादा आप क्रैम्प्ड हो जाते हैं, और उसके करवाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके अनुशासन होना चाहिए, आपके डायरेक्शन में, आपकी गति में, जो कि भारतीय सीमर्स में देखने को मिला। तो वो प्रिसाइज डायरेक्शन के साथ बॉलिंग करना उतना आसान होता नहीं है। पर चूंकि भारतीय बॉलर्स के पास अब अनुभव हो गया है, इसी वजह से कल हमें बहुत ज्यादा कामयाबी मिली। पर आने वाले समय में, जैसे मैंने कहा, अगर विकेट थोड़ी बहुत मददगार रहेगी पेस बॉलर्स के लिए, तो हो सकता है कि लेंथ में परिवर्तन देखने को मिले और फिर एक अलग अंदाज में हमारे पेस बॉलर्स बॉलिंग करेंगे। हार्दिक पांड्या ने सभा भाई कितना इंप्रेस किया जिस लेंथ पे वो गेंदबाजी कर रहे। तो मुझे लग रहा है जो सेकंड स्पेल में आए, वो आपको लग रहा है वो मैच का टर्निंग पॉइंट था, या बाबर आजम को जैसे भुवी ने आउट किया उस पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट आप मान रहे हो उसको? देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स रहते हैं राजीव। मुझे लगा कि पहला विकेट जो गिरा था बाबर आजम का, उससे पाकिस्तान टीम को बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि वो उनके कप्तान भी हैं और उसके साथ साथ बेहतरीन बल्लेबाज हैं। पर जिस प्रकार से हार्दिक पांड्या ने मध्य ओवर्स में आकर विकेट लिया, उसके बाद अंतिम के डेथ ओवर्स में आकर विकेट लिया, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। हार्दिक पांड्या की नेचुरल लेंथ जो है वो हार्ड लेंथ है, और ये हम लोगों ने पिछले जितने सारे मैचेस खेले हैं हार्दिक पांड्या ने, चाहे वो इंग्लैंड में हो, आयरलैंड में हो, वेस्ट इंडीज में हो, उन्होंने इसी लेंथ से ही गेंदबाजी की है। और सबसे बड़ी बात हार्दिक पांड्या के इस लेंथ में यह है कि उनका जो अनुशासन है, जहां तक कि डायरेक्शन की बात करें, वो काफी अच्छा रहा है। तो जगह वो देते नहीं है बल्लेबाजों को ऑफ स्टंप के बाहर शॉट्स लगाने के लिए। ये उनका बहुत ही स्वाभाविक लेंथ है जिसका फायदा उनको मिल रहा है। और जिस तरह का उनका एक्शन हो गया है, जिस तरह से वो बैक को बेंड करते हैं, जिस तरह से शोल्डर लगाते हैं, यही लेंथ उनके लिए सही है। और यहाँ से वो एक्स्ट्रा बाउंस भी जनरेट करते हैं, कई बार वो बाउंसर्स डालते हैं, और ऑफ द विकेट कुछ ज्यादा जिप नजर आ रहा है, कुछ ज्यादा गति उनको मिल रही है, जिसका लाभ उनको बहुत शानदार तरीके से मिल रहा है इस समय। राजकुमार सर, देखिए, भुवनेश्वर कुमार का काम है विकेट लेना, ठीक उसी तरह से आवेश खान की बात करें या अर्शदीप सिंह की, बट हार्दिक पांड्या एज अ ऑलराउंडर ऐसा लग रहा है कि इस मैच में सबसे ज्यादा इंप्रेसिव गेंदबाजी, और जिस हार्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, जिसको हमने आईपीएल के मैचेस के दौरान देखा है कि कई टीमों ने बहुत इस्तेमाल किया, भारतीय कप्तान ने लग रहा है ज्यादा बेहतर तरीके से अडॉप्ट कर लिया कि हमारे गेंदबाज हार्ड लेंथ पे सबसे बेस्ट गेंदबाजी कर सकते हैं, और उनमें से बेस्ट हार्दिक पांड्या हैं। बिल्कुल अजीब, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सभा शायद मेरे साथ एग्री करें कि जब एक गेंदबाज होता है या एक बल्लेबाज होता है, जो वो गेंदें उसको फेस करनी प्रॉब्लम होती है, ही ट्राइज टू बॉल टू द बैट्समैन ऑल्सो।
मतलब हार्ड लेंथ जहां से बड़े शॉट्स मारने मुश्किल होते हैं, तो वो उसी तरह की एक प्रवृत्ति बन जाती है गेंदबाज की कि मैं वो बैट्समैनों को भी उस लेंथ पे डालूं कि जहां से उनको बड़े शॉट्स मारने मुश्किल हों। तो हार्दिक पांड्या क्योंकि जानते हैं कि अगर वो आगे डालेंगे तो बड़े शॉट लग सकते हैं, और उनके पास स्पेस है, अब उनके पास फिटनेस है। सबसे बड़ी चीज राजीव स्ट्रगल कर रहे थे स्टार्टिंग ऑफ द करियर की, वो एक बहुत ज्यादा फिट नहीं थे, इंजरीज हो रही थी, अगर उनको वो 140 प्लस वो बैक बैंड कर रहे थे, लेकिन अभी उनके पास वो फिटनेस है, वो स्ट्रेंथ है, बैक में कोर में वो स्ट्रेंथ है उनके पास कि वो कंसिस्टेंटली 140 प्लस बॉल आ पा रहे हैं, और एरियाज उन्हें पता है। एज ए बैट्समैन वो एनालाइज करते हैं कि बैट्समैन को कहां पर मुश्किल होगी, और हार्ड लेंथ जरूर बहुत मुश्किल एक लेंथ होती है जहां पर कि आप बड़े शॉट्स नहीं खेल सकते। तो हार्दिक पांड्या अपने ऊपर वो शायद लेकर चल रहे हैं कि यहां से मैं भी शॉट नहीं मार सकता हूं बड़े, तो यहां से सामने वाला बल्लेबाज भी उतने बड़े शॉट्स नहीं मार पाएगा। तो एक शानदार उन्होंने कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, और साथ साथ अच्छा बाउंसर है उनका। अगर आप बहुत बाउंसर देखें, बहुत सटीक बाउंसर मारते हैं। अभी तक हम जानते थे मोहम्मद शमी को कि उनका बाउंसर बहुत अच्छा होता है, और मैं उनका इसीलिए बहुत बड़ा फैन था कि बहुत अच्छा बाउंसर मारते हैं वो। लेकिन हार्दिक पांड्या भी बिल्कुल उसी लेंथ पर और उसी डायरेक्शन में बाउंसर मारते हैं जहां से किसी भी बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल होता है उस बाउंसर को टैकल करना, और इसीलिए वो एक शानदार मतलब तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं एज ए बॉलर भी, और उनका कॉन्फिडेंस बहुत ग्रो किया है एज ए बॉलर ऑल्सो। सभा भाई, थोड़े सरप्राइज थे कि पाकिस्तान ने उस हार्ड लेंथ का उतना उपयोग नहीं किया जितना भारत ने किया। ये ज्यादा इफेक्टिव भारतीय गेंदबाज रहे, क्या रीजन आप देख रहे हैं, और कितना इंप्रेसिव पेस बॉलिंग अटैक लगा आपको पाकिस्तान का? जिस तरह से नसीम शाह ने गेंदबाजी की, ध्यानी उनके एक और गेंदबाज, फिर हैरिस रऊफ उनके पास थे। ओवरऑल पाकिस्तान कहाँ पे लैग कर गया जिसकी वजह से इंडिया मैच निकाल के ले गया? पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है, मुझे लगा उसमें थोड़ी गड़बड़ी है। वो सिर्फ 5 बॉलर के साथ खेल रहे थे, इसी वजह से अंतिम ओवर जब भारत को 7 रन चाहिए थे, वहां पर उनको मोहम्मद नवाज से गेंदबाजी करवानी पड़ी। जो विकल्प भारत के पास है, जो कॉम्बिनेशन के साथ भारत उतर रहा है, ये दर्शा रहा है कि भारत बहुत ज़्यादा निडर होकर इस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतर रहा है इस समय। वो हार्दिक पांड्या हालांकि वो विकेट लेते जा रहे हैं, तब भी वो एक 6th बॉलर के रूप में खेल रहे हैं, तो दबाव उस प्रकार का हार्दिक पांड्या के ऊपर आ नहीं रहा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या को भी पता है कि अन्य बॉलर्स हैं, या जो हमारे 4th या 5th बॉलर, उनको ही मालूम है कि हमारे पास हार्दिक पांड्या है। तो एक्स्ट्रा बॉलर होना उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है भारत को। पाकिस्तान के पास वो एडवांटेज नहीं है। हालांकि उनके तीनों गेंदबाजों ने, विशेष करके 2 यंग सीमर्स ने, नसीम शाह और शहनवाज दहानी ने शानदार गेंदबाजी की। दोनों की जो गति है बेहतरीन रही, उनकी लेंथ और लाइन भी काफी अच्छी थी। हारिस राव थोड़े बहुत महंगे साबित हुए, पर तीनों पेस बॉलर्स ने शानदार गेंदबाजी की। देखिए, अगर आपके पास कोई और विकल्प होता नहीं है, 6th बॉलिंग ऑप्शन, तब आपकी परेशानी बढ़ जाती, तब दबाव पेस बॉलर्स के ऊपर भी बढ़ जाता है। अब कल क्या हो रहा था, हारिस राव को लगा कि वो क्रैम्प्ड हो रहे हैं, नसीम शाह क्रैम्प्ड हो रहे हैं, उससे आपको परेशानी बढ़ जाती है। पर अगर आपके पास एक और एक्स्ट्रा बॉलर होता तो आप आसानी से जो 6th बॉलिंग ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते थे, जिसका फायदा मिलता पाकिस्तान को। सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगी, हालांकि उन्होंने मेहनत बहुत ज़्यादा की, शानदार फाइट बैक किया, 148 के लक्ष्य को बहुत ज़्यादा टफ बनाया भारत के लिए, पर अंत में अगर उनके पास एक और बॉलिंग ऑप्शन होता तो फिर और दिलचस्प हो जाता ये मुकाबला। राजकुमार सर, आप कैसे देख रहे हैं? हमने हार्ड लेंथ को ज्यादा अच्छे तरीके से टैकल किया, मसलन हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से पुल शॉट्स खेले, हॉरिजॉन्टल बैट शॉट खेले, वो पाकिस्तान के पास शायद मिसिंग था। आपको लग रहा है ये बड़ा फैक्टर था जिस तरह से हैंडल किया हमने हार्ड लेंथ और शॉर्ट पिच गेंदबाजी को बनस्पत पाकिस्तान के बल्लेबाजों के? राजीव, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। मैं कहूंगा कि थोड़ा सा क्वालिटी में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के गेंदबाज हमारे से कम नहीं थे, और रादर अगर आप 19-20 देखें तो शायद पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हमारे से ज्यादा तेज थे और ज्यादा स्विंग भी कर रहे थे। शायद शाम को ज्यादा स्विंग हो रहा था बॉल, वो वजह थी। लेकिन जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने उसको टैकल किया वो बहुत क्रेडिटेबल है। मैं कहूंगा कि जिस तरह शानदार गेंदबाजी शुरू की थी पाकिस्तान ने, तो बहुत ही अटैकिंग गेंदबाजी हो रही थी पाकिस्तान की ओर से, और काफी हार्ड लेंथ पर बॉलिंग हो रही थी। अगर आपने देखा हो कि बहुत ज्यादा ओवर पिच बॉलें या ऐसी बॉलें नहीं दी गई जहां पे शॉट्स खेल सके भारतीय बल्लेबाज, लेकिन क्योंकि भारतीय बल्लेबाज ज्यादा कैपेबल है, ज्यादा इक्विप्ड हैं, वो टेक्निक के साथ अच्छा टेम्परामेंट है, उसी का नतीजा है। मुझे लगता है कि भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहतर रहा, और इसीलिए मैं कहूंगा कि भारत ने शानदार प्रदर्शन किया।
सभा भाई वापस उस रूल पे भी आ जाते हैं, आईसीसी के रूल पे भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओवर शॉट चल रहा था और दोनों टीमों को खामियाजा भुगतना पड़ा। अंतिम के ओवर्स में आपको 4 नहीं 5 फील्डर अंदर रखने पड़े। जरा उस रूल के बारे में एक तो एक्सप्लेन करें, हमारे दर्शक जो व्यूवर्स हैं वो भी समझेंगे जरा कि कितना इंपॉर्टेंट है इन दिनों कि आप समय पर ओवर गेंदबाजी करें, नहीं तो अक्सर आपके मैच से, खासतौर से जब आप अपने रन चेज को बचाने जा रहे हैं वहां पर आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। देखिए ये परिवर्तन हुआ है जनवरी से, आईसीसी ने ये रूल में चेंज किया है कि अगर आपका ओवर रेट स्लो हो रहा है तो फिर 4 की जगह पे आपको 5 फील्डर्स जो हैं आपको 30 यार्ड सर्कल के अंदर रखने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि बाहर में आपके पास खिलाड़ी थोड़े कम पड़ जाते हैं, और कल दोनों ही टीमों ने ये गलती की, ओवर रेट स्लो रहा जिसकी वजह से एक और खिलाड़ी उनको अंदर रखना पड़ा, और उसका कारण ये होता है कि आउटफील्ड में आपके लिए जगह ज़्यादा मिल जाती है बल्लेबाजों को शॉट लगाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा दोनों ही टीमों को, विशेष करके भारत को। भारत ने कल तो चलिए अलग बात है कि हालांकि वो अंतिम ओवर्स में भारत ने विकेट्स लिए, पर कई बार इंपॉर्टेंट मैचेस में जब दबाव आपके ऊपर बढ़ रहा है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो भारत को बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक आगे चलना होगा। रोहित शर्मा को ध्यान ये देना होगा कि ओवर रेट स्लो ना हो, नहीं तो आपके अंतिम के 3 ओवर्स जो जाएंगे वहां पर आप बहुत ज़्यादा रन्स भी दे सकते हैं अगर कोई सेट बैट्समैन उस समय खेल रहा है तो। नहीं तो ये सभा भाई ये नियम लागू कैसे होता है? मान लिया तय और निर्धारित समय तक आपने मान लिया 17 ओवर डालें, तो अगले 3 ओवर तक एक फील्डर अंदर होगा, 18 डालें तो 2 ओवर, या आपने 16 ही डालें तो फिर 4 ओवर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्या ये नियम नहीं है? ऐसा नियम नहीं है। नियम यही है कि अगर आपने ओवर रेट स्लो कर दिया है तो जो ऑन फील्ड अंपायर्स वो आपको बताएंगे कि आपके ओवर रेट स्लो हो गए हैं, अब अंतिम के जो 3 ओवर्स हैं उनमें आपको 4 की जगह एक और एक्स्ट्रा फील्डर आपको अंदर रखना होगा। इसका मतलब है कि 5 फील्डर अंदर रहेंगे, एक विकेट कीपर हो गया और एक गेंदबाज हो गया, तो 7 फील्डर आपके अंदर रहेंगे। तो ये एक नियम है, वो इस वजह से लागू किया गया है क्योंकि आजकल के ज़माने में हर एक टीम जो है वो स्लो ओवर रेट कर रही थी। इस पर पकड़ करने के लिए, इसको रोकने के लिए, यहाँ पर पाबंदी लगाने के लिए ये नया नियम लागू किया गया है। और फिर से मैं बात दोहरा रहा हूँ कि बड़े मैचेस में ये बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज साबित हो सकता है और क्रिटिकल हो सकता है आपके टीम के फॉर्चून में। बिल्कुल, और खास तौर से ये तब क्रिटिकल हो जाता है राजकुमार सर जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो, यानी कि आपको अपने जो आपने टारगेट सेट किया है उसको आपको बचाना है। देन वो दिक्कत आती है अगर 17वें या 18वें ओवर में आपका एक फील्डर अंदर आ जाए जब ओपोनेंट टीम आप पे अटैक करने जा रही है। ये क्या कैप्टन के लिए बड़ा चैलेंज आप देख रहे हो, खासतौर से तब जब दोनों टीमों के पास 3-3, 4-4 तेज गेंदबाज हो? डेफिनेटली राजीव, यहाँ पर चेंज ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत बड़ा रोल कप्तान का और विकेट कीपर का होता है कि आप जल्दी से जल्दी चेंज कराइए। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि प्रेशर गेम में अक्सर ओवर रेट स्लो हो जाता है। उसी को सुधारने के लिए आईसीसी ने ये नियम बनाया है और ये अच्छी बात है कि आपको जो एक टाइम स्पेसिफाइड है उसके अंदर ही आपको उतने ओवर्स कंप्लीट करने हैं, और आप अगर नहीं करते हैं तो आपके ऊपर ये पेनल्टी है कि आपका एक फील्डर अंदर रहेगा। जो लास्ट का पावर प्ले का वनडे में जैसे होता है कि आप 5 प्लेयर बाहर रख सकते हैं, तो इसमें वही है कि यहाँ पर आप एक प्लेयर आपको सर्कल के अंदर और ज्यादा रखना होगा। तो अच्छी बात है, ये अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये रूल्स का। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सब कैप्टन को पहले ब्रीफ किया जाता है मैच रेफरी द्वारा कि अगर ऐसा होगा तो आपको ये पेनल्टी लग सकती है, और सभी भली भांति जानते हैं कि अगर ऐसा होगा तो आपके साथ ऐसा होगा। मैच से पहले हमेशा ब्रीफिंग होती है टीम कैप्टन और मैनेजर की, और वहां पर ये सारे रूल्स स्पेसिफाई किए जाते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सभी जानते हैं कि क्या रूल्स हैं, और वहां पर भी लेकिन अगर आप गलती करते हैं तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो शायद कल पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। समा भाई, क्या अब मैच फी कटना बंद हो चुकी है? इसका मतलब जो भी है मैदान पे ही इसका फैसला हो जाता है स्लो ओवर रेट का? नहीं, जहां तक मुझे खबर है मैच फी भी कटती है, उसके साथ साथ ये नया नियम लगाया गया, क्योंकि मैच फी कटने से कोई फर्क पड़ नहीं रहा था, इसीलिए आईसीसी ने ये कड़ा कदम उठाया। और सही भी है, क्योंकि जब तक कि आप अंतर्राष्ट्रीय मैच को एक लिमिटेड टाइम में ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके लिए परेशानी हो जाती है, उनके लिए नए नए प्रोग्राम्स लाइंड अप होते हैं, वहाँ पर आप इंक्रोच करने लगते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही ये
फैसला लिया गया है और मुझे लगता है कि उचित भी है, क्योंकि आप कितना आप स्लो ओवर रेट करेंगे। ये कई सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं, इसके ऊपर कई बार चर्चा भी हुई है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। तो ये अच्छी बात है कि आईसीसी ने ये ठोस कदम उठाया है। अब देखना यह है कि उससे थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा कि नहीं हमें, और आने वाले समय में हर एक कप्तान को इसके ऊपर ध्यान देना होगा। और इसकी जो शुरुआत है इसकी प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस सेशंस में करनी होगी राजीव। कई बार हमने देखा है कि अभी भी अगर आप लोकल मैचेस भी देखेंगे, प्रैक्टिस जो होती है जहां पर पेस बॉलर्स बॉलिंग करते हैं वो अपने समय लेकर वापस जाते हैं, फिर हमारे पास 5 या 6 पेस बॉलर्स खड़े रहते हैं, उनको बहुत टाइम मिल जाता है। पर जब आप मैच खेल रहे हैं तो आपके पास समय होता नहीं है, आपको वापस आके फिर से अपनी दूसरी वाली गेंद डालनी होती है। तो आपको वहां से मेहनत करनी शुरू होगी, तभी आप मैच में भी बहुत जल्दी आपके रनअप में आप वापस आएंगे और फिर आप तेज गति से अपने ओवर्स को खत्म कर पाएंगे। भारत के लिए तो अच्छा ये रहा कि कम से कम आपके पास 2 स्पिनर्स थे, पर पाकिस्तान के पास भी 2 स्पिनर्स थे, उन्होंने भी अपने ओवर्स करवाए। पर आप इमेजिन कीजिए अगर आप 4 पेस बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं तो आप तो रेगुलर इस तरह के नियम का आप उल्लंघन करेंगे। इसीलिए दोनों ही टीमों को इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। राजकुमार सर, भारतीय टीम के साथ तो यही परेशानी कि जो चौथा आपका ऑप्शन है वो भी तेज गेंदबाज है, तो ये क्या लगभग हर मैच में रोहित को ये भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसकी भी प्रैक्टिस की एक फील्डर अंदर रख के आप गेंदबाजी कराना शुरू करें? नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहले से ब्रीफ किया गया होगा कि आपको चेंज ओवर जल्दी से जल्दी करना है। मतलब आप जैसे ही ओवर खत्म हो, और ये ड्यूटी काफी हद तक विकेट कीपर को दी जाती है कि एज ए कोच मैं बता रहा हूँ कि जब टीम मीटिंग में ये डिस्कशन होता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा विकेट कीपर को दी जाती है, तो कि आप जल्दी से जल्दी चेंज ओवर कराइएगा जिससे कि टाइम कंज्यूम ना हो और फील्डर्स को डिफाइन कि बहुत बेइंसाफी है राजकुमार जी। जो काम है सब मतलब विकेट कीपर, कप्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये अच्छा है, कुछ दिन में विकेट कीपर को जिम्मेदारी दी जाती है। समय कभी तो कोई जिम्मेदारी लीजिए आप, खाली वो कुछ दिन में उसको आप कोच भी बना दीजिए, उसको खेलने दीजिए। तो नहीं, ये मतलब एक तरह से वो वाइस कैप्टन होता है विकेट कीपर। अब ये आप खुश होंगे जानकर कि विकेट कीपर को मैं इतनी तारीफ दे रहा हूँ कि वो एक तरह से वाइस कैप्टन होता है टीम का, तो उसको बोला जाता है कि यू आर एन हेल्पिंग हैंड, और आप मतलब जल्दी से जल्दी चेंज ओवर कराने में आपका सबसे बड़ा हाथ रहेगा। तो विकेट कीपर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये जानकर आप खुश होंगे मेरे स्टेटमेंट से। लेकिन सभा भाई, अक्सर हमने देखा जब आप जैसे कि आप रिव्यू लेते हैं, रिव्यू को भी क्या एक कंसीडर किया जाना चाहिए? कभी कभी बहुत लंबा रिव्यू में टाइम लग जाता है, बहुत क्लोज डिसीजंस होते हैं। क्या इन सब चीजों को, इन पहलुओं को भी देखकर तब आप डिसीजन लेते हैं कि एक फील्डर आप अंदर बुलाएंगे या बाहर? हाँ राजीव, ये सारे जो आपने बताए हैं सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर ही ये निर्णय लिया जाता है। चाहे वो डीआरएस हो गया, चाहे वो विकेट्स गिर रहे हैं, चाहे वो इंजरी की वजह से या फिर क्रैम्प्स आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उसके ऊपर से ये पेनल्टी लगाई जाती है। तो इन सब चीज़ों का कितना समय इसमें व्यस्त हो रहा है, कितना समय इसमें ज़ाया हो रहा है, उन सब का ध्यान मेन अंपायर्स भी रखते हैं और थर्ड अंपायर जो हैं वो भी रखते हैं। उसके बाद थर्ड अंपायर जो कन्वे करता है मेन अंपायर को कि इन सब चीज़ों के बावजूद अगर आपका ओवर रेट स्लो है तब ये नियम को लगाया जाता है और इस तरह की पेनल्टी लगाई जाती है। पर आपने बहुत बड़ी बात कही कि आने वाले समय में मुझे लगता है थोड़ा वक्त लगेगा हर एक टीम को इस पर ध्यानपूर्वक काम करने के लिए। पर तब तक ये अच्छी बात रहेगी कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मैच सिमुलेशन कर रहे हैं, तो अंतिम के जो 3 ओवर्स हैं जो आपके बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं वो भी इस प्रकार का अभ्यास करें कि अब आपके पास बाहर में 30 यार्ड के बाहर सिर्फ 4 फील्डर हैं, उस हिसाब से आपको गेंदबाजी करनी पड़ेगी। कल जो हमने देखा हार्दिक पांड्या ने जो बल्लेबाजी की, तब वो बल्लेबाजी जो कर रहे थे अंतिम के 3 ओवर्स में, हारिस रऊफ के उस ओवर में उन्होंने 3 चौका लगाया, वहां पर उनके पास एरियाज खुले हुए थे। अगर आप सोचिए कि एक और फील्डर उनको पाकिस्तान के पास रहता तो हो सकता है कि वो जो एरियाज है जहां पर शॉट्स लगाए गए हैं, जहां पर बाउंड्री मारी गई है, उस एरिया को बाबर आजम कवर कर सकते थे। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो ऑन साइड में ही वो काउस कॉर्नर पर ही वो टारगेट कर रहे थे हार्दिक पांड्या। अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा फील्डर होता तो फिर आप वहां पर उस प्रकार की फील्ड सजा सकते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका, राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तरफ जहां हमने रोहित शर्मा की हार्ड लेंथ गेंदबाजी के प्लान के बारे में बात किया,
वहीं दूसरी तरफ हमने आईसीसी के नियमों के बारे में बात की, क्योंकि ये आईसीसी के नियम अगर आप सही तरीके से नहीं जानेंगे समझेंगे तो फिर आपको अक्सर क्रूशियल मैचेस में नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप इस बात को लेकर तैयार नहीं है कि मैदान के बाहर 4 फील्डर हैं उनके साथ आप गेंदबाजी करें तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, जो हमने कल पाकिस्तान के साथ खासतौर से देखा। जिस तरह सभा भाई ने बताया कि हैरिस रऊफ के वो 2 चौके बच सकते थे अगर आप एक डीप मिड विकेट वहां लगाने में अगर आपको परमिशन होती तो चलिए, अभी एशिया कप के और भी बहुत से मैचेस बाकी हैं। इस आईसीसी के नियम को हम देखेंगे मैदान पर किस तरह से इफेक्ट डालता है मैच में, साथ ही कप्तान इस आईसीसी के नए नियम के साथ किस तरह की रणनीति बनाते हैं। इन सभी मुद्दों पर बहुत डिटेल में लगातार हम तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तो आज हमारी इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।